सबसे बड़ी समस्या है ना, वो क्या है कि मैं जो ये कर्जे वाला पॉइंट है ना, आप कर्जे से मुक्त कर दोगे किसी को? क्यों करोगे आप किसी को कर्जे से मुक्त? पहले ये बताओ, क्यों करें हम किसी को कर्जे से मुक्त? पहली बात, हमसे पूछ कर नहीं लिया। दूसरी बात, अब कर्जे से मुक्त करते ही दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि किसानों के कर्जे पहले भी तो माफ हुए हैं ना, पहले भी माफ हुए हैं। वो फिर से ले लेंगे, वो फिर से दब जाएंगे, वो फिर अपने समाज को तोड़ने के लिए यही काम करते रहेंगे जो पहले कर रहे हैं। क्योंकि हम जब किसान आंदोलन में थे 13 महीने तक, मेरे ख्याल से ही कोई भी ऐसा किसान संगठन बचा होगा जिनको सामने हमने अपनी दरखास्त नहीं रखी थी कि असली लड़ाई ये 3 कानून नहीं है, असली लड़ाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। एक भी किसान नेता न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे नहीं बोला, मालूम है आपको? और इस पूरे के पूरे षड्यंत्र का पता था। जो इसका चेहरा बन रहे थे ना, मतलब सिर्फ गुरनाम सिंह चड़ूनी था जिसने वैक्सीन के ऊपर बोला, एक बारी खड़ा होकर के हमारी बात बोली। अदरवाइज राकेश टिकैत साहब 3-4 घंटे बैठ के समझा कर आया, मैं मजाल नहीं जी बोला कुछ भी, बल्कि फोटो खिंचाया, बल्कि वैक्सीन लगाते हुए। हाँ, ड्रिप मार जाते। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि हमको मोमेंटरी लाभ लेना है या समाज को सच में बदलना है। साहब, अगर हमें सच में बदलना है ना, तो फिर भाई वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बूटा सिंह जी 2 साल की वेटिंग होती थी मेरे से मिलने के लिए लोगों की। और जब आप समाज के लिए चलते हो तो फिर आपका काम समाज ही होता है, अगर आप असलियत में उस पर काम करना चाहते हैं तो। फिर उसके लिए आप रात कितनी देर तक बैठे रहे? हम मतलब पूरा दिन बोल के, पूरा दिन मगजमारी करने के बाद भी आपने ये देखा नहीं होगा कि हमारे चेहरे पर कोई शिकन है या कोई हम थकावट है, क्योंकि हमने देखना है कि असली मकसद तो हल तो बातचीत से ही निपटेगा ना। हम अपने व्यक्तिगत चीजों को तो ले नहीं सकते इसमें। जब हम गांव के लोगों के पास पहुंचते हैं कि आपकी समस्याओं को में सबसे ऊपर क्या है, एक्चुअली कर्जा है, और जब हम उनको ये बोल रहे हैं ना कि मान लो तुम्हारे सारे कर्जे को चुकता हम कर देते हैं, पूरे गांव का कर्जा हम कर्जे से मुक्त हम कर देते हैं, उसके बाद आप अपने समाज को बचाने की लड़ाई लड़ लोगे क्या? क्या ये गलत बात है? बताओ जी। भाई, जब आप कर्जे से मुक्त हो गए, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या आपने बताई, उसके बाद आप अपने समाज, अपने सभ्याचार, अपने देश को बचाने की लड़ाई अब तो लड़ लो। यही लड़ाई के चलते चलते हमने सबसे पहले टेस्टिंग किया। हमने ये सोचा कि यार गलती से अगर मान लो हमारे हाथ में जो कागज लगे हैं, हमारे हाथ में जो पेपर लगे हैं, अगर इन पेपरों में सरकार कुछ गड़बड़ कर गई तो बाद में, भाई आज तो हमको इसने दे दिए। देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। सरकार कुछ खेल खेलती है जिनका हमको टेक्निकल बातों का जवाब हमको टेक्निकल ही लेना पड़ेगा। इमोशनल बातों को तो इमोशनली टैकल किया जा सकता है, लेकिन बात अगर टेक्निकल है तो उसको टेक्निकल ही लिया जाए, यह इंपॉर्टेंट है। जैसे खेती के 3 कानूनों में एक लाइन थी, उस लाइन का इस्तेमाल ये लोग आपके साथ करने वाले हैं आगे जीवन में। 3 खेती के कानूनों में एक लाइन थी, हर कानून में, तीनों में लास्ट लाइन, कि अगर दुनिया में मतलब भारत में कहीं भी कोई और कानून बना है जिसका मजमून इन कानूनों से डिफरेंट है, तो ये वाला कानून ही प्रिवेल करेगा, यही टॉप पे रहेगा, इसी की बात मानी जाएगी। इसी तरह से वो रुपए वाले मसले पर, कर्जे वाले मसले पर भी कोई भी अगर नया नियम बना के ये कह देते हैं कि भाई इससे पहले जितने कानून हैं वो सारे ही कानून न्यूट्रल हो जाएंगे ये वाला कानून आने के बाद, क्योंकि यही कानून हेल्थ बिल में आ रहा है, यही हमारी पेंडेमिक ट्रीटी में आ रहा है। पेंडेमिक ट्रीटी में तो यह भी आ गया कि अगर इस देश ने पेंडेमिक ट्रीटी साइन कर दी, जो कि वो करने वाला है, प्राइम मिनिस्टर साइन करने वाला है, ध्यान रखिएगा।
कब साइन होगा बता देता हूं पहले से ही, सुनिएगा साइन कब होने वाली है पेंडेमिक ट्रीटी। 26 नवंबर को किसान निकलने वाले हैं एमएसपी की गारंटी के लिए। बीच में डिस्टरबेंस नहीं, बूटा सिंह जी। उसके बाद वेव बनाने के लिए उनकी बात को मान लिया जाएगा और लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले, भंग करने से पहले पेंडेमिक ट्रीटी पर साइन होने वाले हैं। और पेंडेमिक ट्रीटी में यह लाइन लिखी हुई है कि जब WHO इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, आपके देश का संविधान और आपके देश के कानून नल एंड वॉइड हो जाएंगे। ठीक है ना जी? अगली सरकार के आने से पहले टक से अगर एक निर्णय ले लिया जाए तो हो गया ना काम अपना। फिर वैसे ही खड़ा होना पड़ेगा जैसे 3 कानूनों के लिए खड़े हुए थे, उसी तरीके से। अब की बार फिर लेकिन पूरी जीते बिना वापस नहीं आना है। तो अब आपको समझना है कि यह लड़ाई कैसे शुरू करनी है। मान लीजिए हम इसी मुद्दे पर बात करने लगे कि कल को हम समाज में जाएं और समाज से बात करें कि भाई आप अपना कर्जे से कैसे मुक्त हो सकते हो, और हम कहें कि हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी मदद से आप कर्जे से मुक्त हो सकते हो, तो कहीं ऐसा ना हो कि समाज इनका दुरुपयोग करने लगे, समाज के अंदर कुछ लोग इसका दुरुपयोग अपनी, जैसे अभी हमने शुरू किया पिछले 8-9 महीने से युद्ध स्तर पर शुरू किया, तो हमारे ही संगठन में हमारे ही नाक के नीचे लोग पैसे ले लेकर लोगों के आवेदन लगाने शुरू कर गए। अपनी दुकान खोल ली, ओ बेटे अपने पास तो मौज हो गई, कागज आ गए तो थोड़ा ला देंदा, किन्ने दा लोन है कि 40 लाख का लोन है, और दे तू 50,000 दे, तेरा लोन, असी कागज लाने तेरे। मतलब पैसे लेकर आवेदन लगाने स्टार्ट कर दिए। हम चले तो नेक काम करने थे कि भाई समाज को, पूरे समाज को कर्जे से मुक्त करेंगे। फिर लेकिन इससे पहले कि कुछ टेस्टिंग हो जाए, सबसे पहले टेस्टिंग हमने करी थी जब, उसमें क्या था कि कुछ साथी थे हमारे, जिनमें हमारे भाई सुनील भी हैं, जिनको आप कल से सुन रहे हो। मैं और सुनील हम समाज के अंदर निकले हुए थे, तो रोज बैंक वालों के फोन आया करते। क्यों आया करते? क्योंकि जैसे ही हमने इसके ऊपर निर्णय लिया तो मैंने सुनील को बोला, मैं कहा सुनील एक काम कर, अभी अगली किस्त मत भरियो, और बैंक वाले क्या कहते हैं जरा ये देखना है एक बारी। तो हमने कुछ किस्तें रोक ली अपनी, कुछ गाड़ी की किस्त थी, कुछ हमारे एमएसएमई के लोन थे, कुछ पर्सनल लोन थे और कुछ प्रॉपर्टी पे थे। टोटल मिला के 27 लाख रुपए के लोन थे। तो हमने सोचा कि ये तेरा वाला केस बढ़िया इसलिए है कि सारे टाइप के लोन है इसमें, मतलब जमीन का भी है, मकान का भी है, गाड़ी का भी है, और लघु उद्योग के लिए लिया हुआ लोन भी है, सारे टाइप के लोन है। तो एक काम करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। भाई वैसे तो तू दे ही रहा है किस्तें, फाइन दे लेंगे और क्या बात है, अभी 1-2 महीने का जुर्माना दे लेंगे, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। हमने किस्तें रोक दी तो फोन आने लगे, सुबह से लेके शाम तक गाड़ी में 10-20 फोन, बुरा हाल, मतलब बैंक वाले करके रखते। हमने आवेदन लगाया, हमने बैंकों को सवाल पूछा। बैंकों को सवाल पूछने के बाद जैसे ही हमारी चिट्ठी पहुंचती है, बैंक वालों का फोन आना बंद, अगले ही दिन ऑटोमेटिक, मतलब कुछ कहा नहीं। फिर आने लगे रिकवरी वालों के फोन। फिर रिकवरी वालों को हमने बोल दिया कि भाई हमने कुछ बैंक से आवेदन लगाया हुआ है, बैंक से हमने कुछ सवाल पूछे हुए हैं, बैंक को बोल दो वो सवालों के जवाब दे दे, हमारे कुछ जस्टिफाई कर दे। क्योंकि देखो एक बात सुनो, आपने जो हमसे लोन लिया था ना, लोन दिया था जब हमको, कि आपने जब हमको लोन दिया था ना, उस टाइम पर आपने अपनी पूरी तसल्ली करी थी। भाई देखो, किसान को जब लोन देता है बैंक, तो उसकी जमीन के कागज भी देखता है, क्यों जी, कागज चेक करता है, उसका सिबिल चेक करता है, उसका मकान का अगर लोन है तो मकान देखने भी आता है, पूरा वेरीफाई करता है, बैंक अकाउंट भी चेक करता है, फिर कोई गारंटी भी लेता है,
कुछ ना कुछ ऐसा करके वो लोन देता है और तब जाके उसके खाते में कुछ डिजिट ट्रांसफर करता है, जिसको वो लोन कहते हैं। आपको एक बात बता देता हूं कि आप में से किसी ने फाइनेंस का काम किया है कभी? स्मॉल फाइनेंस का किया हो या बड़ी फाइनेंस का किया हो? क्योंकि जिसने किया होता है उसको थोड़ा आइडिया ज्यादा होता है, लेकिन नहीं किया होता तो कोई ना कोई जानकार होगा आपका, नहीं होगा तो आप पूछिएगा। 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला सवाल, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं, या 100 रुपए थोड़े कम हो गए, मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं कितने रुपए आपको दे सकता हूं इस 1 लाख में से? मान लो मुझे लोन देना है उस 1 लाख में से आपको, तो मैं कितने दे सकता हूं आपको? ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। 1 लाख देने के बाद मैं हो जाऊंगा खाली। हां, अब इसको समझना थोड़ा जरूरी है। अब एक बात बताइए, मैंने 100 करोड़ रुपया छाप लिया, मैं हूं बैंक और मैंने छाप लिया 100 करोड़ रुपया और आप लोगों को बांट दिया। आप हैं किसान, किसानों को बांट दिया मैंने सारा। अपने लेजर में मैं कितना रुपया लिखूंगा कि कितना रुपया दिया मैंने कर्जे पे? 100 करोड़। और आपके पास कितना है? अब आप ये मान के चलो कि इससे पहले बाजार में कोई रुपया नहीं था। ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब बैंकों ने आपको लोन देना शुरू किया। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पूरी कहानी केवल तभी समझ आएगी जब आप उस सिचुएशन को मान लेंगे। और मैं अभी पहले 1 या 2 साल की ही कहानी को लेके चलता हूं कि मैंने 100 करोड़ रुपया लोन आपको दिया, 100 करोड़ रुपया मैंने अपने लेजर में लिखा और मार्केट के अंदर कितना रुपया है? 100 करोड़। अब मैंने कहा मैं आपसे ब्याज लूंगा 10% का, तो 100 करोड़ का टोटल कितना ब्याज हो गया? 10 करोड़। तो 1 साल बाद मुझे आपसे कितना पैसा लेना है? 110। अगर मैं सारा इकट्ठा लेना चाहूं, भाई मैंने इकट्ठा दिया था, मैं इकट्ठा लूंगा। 1 साल बाद मैं आपसे कितना रुपया लेनदार हूं? 110 करोड़। लेजर में कितना लिखूंगा? लेजर में लिखूंगा 110 करोड़ लेना है। आपको दे रखा है मैंने 100 करोड़। मार्केट में कितना है? 100 करोड़। मार्केट में 100 ही करोड़ है। आपका रुपया रुपया नहीं बनाता है, यह ध्यान दीजिएगा। आपके रुपए से रुपया पैदा नहीं होता है। रुपया इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा, लेकिन पैदा नहीं होता है उससे। रुपए से रुपया पैदा नहीं होता है। मान लीजिए आपकी जमीन की ये कीमत है, अभी आपने दिया इसको 10 लाख रुपए में दे दी थोड़ी सी जमीन। उसके बाद अगला जो आएगा वो कहेगा मैं 12 लाख देने को तैयार हूं। मार्केट में अभी भी 100 करोड़ पड़ा हुआ है। हो सकता है इनके पास 12 लाख पड़े हों, तो आपकी जमीन की कीमत 12 लाख नहीं हुई। जमीन वही है, उसमें जमीन में बढ़ने लायक ऐसा कुछ आपने ऐड नहीं किया। जब तक उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता तब तक किसी चीज का कोई मोल नहीं बढ़ता है। वैल्यू एडिशन होके होता है। जैसे आपने गेहूं मान लो खेत में से लेकर आए, फिर आपने उसको सुखा दिया। सुखाने में आपने वैल्यू ऐड की, अपनी मेहनत उसमें जोड़ी। फिर आपने उसको पैकेट में पैक किया, अच्छा वाला छान के उसको छलनी से बढ़िया वाला अनाज एक तरफ रख लिया, छोटे वाले दाने थे वो निकाल दिए। तो आपने उसमें वैल्यू एडिशन किया। वैल्यू एडिशन करने के बाद वो कीमत बढ़ी क्योंकि आपकी मेहनत उसमें जुड़ी। पैसा उतना ही है मार्केट के अंदर, ठीक है। 100 करोड़ रुपया मेरे पास था, 100 करोड़ आपको दिया, मैंने लेना 110 करोड़, लेकिन मार्केट में पड़ा है 100 करोड़। क्या ये ऊपर का 10 करोड़ आप में से कोई भी दे पाएगा? मार्केट में वो पैसा 10 करोड़ है नहीं। तो इस 10 करोड़ का क्या होगा? सिर्फ ये सवाल बताइए आप, इस 10 करोड़ का क्या होगा?
भाई मैंने आपसे 110 करोड़ लेने हैं और आपके पास 100 करोड़ है टोटल, मुझे 110 करोड़ चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि मैंने तो करार किया है ना, आपसे दस्तखत करवा रखे हैं साहब कि आपने अगर मेरे से 1 करोड़ लिया तो 10 लाख एक्स्ट्रा दोगे मेरे को, आपने भी 1 करोड़ लिया है तो 10 लाख एक्स्ट्रा दोगे, मुझे तो 1 करोड़ 10 लाख चाहिए ना आपसे, क्योंकि आपने दस्तखत कर रखे, आपने कहा था कि मैं इतने % ब्याज दूंगा। सर आप आखिर में सारे सवाल पूछ लेना। हम अलग से इनसे मीटिंग कर लेंगे जाते हुए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जब हम यहां से निपटेंगे तो हम आपसे अलग से मिल लेंगे। आपने जो बोला आपने क्वेश्चन खड़े कर दिए, क्वेश्चन सभी में रहेंगे, अगर हम लोग शाम को मिलेंगे तो जो क्वेश्चन वो है इनसे आप मुझे आज जानने लगे हो, मैं 10 महीने से क्वेश्चंस के जवाब ही दे रहा हूं, अगर आपने सुने होते सारे क्वेश्चंस के जवाब दे चुका हूं साहब। देखिए जो आप कह रहे हैं बात तो ये है ना कि सुनने और कहने से बढ़ेगा काम, सुनने और कहने से। आप टाइम लगाइए ना। हाँ तो मैं तो ये बस इनसे बात कर रहा हूँ कि कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपकी बात में से निकल रहे हैं, तो अगर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे तो वो सवाल के साथ फिर अलग से करेंगे। अगर आप चाहें, अगर हो सकता है आप मेरे को 3 मिनट दे दें, तो मैं तो कल भी आना चाहता था, माफी चाहता हूँ आ नहीं सका, तो अगर आप मेरे को 3 मिनट दे दें तो आसानी हो जाएगी आपको भी और इनको भी, अगर दे सके ये लेक्चर पूरा करके दे देंगे। एक इस सेशन के बाद या उसके पहले? अगर संभव है ठीक है, नहीं तो आप पहले ही 3 मिनट में सारी चीज समझ आ जाएंगी हमको। ठीक है आप सवाल बताइए, उसके बाद वो 3 मिनट में अगर उनके जवाब बनते होंगे तो हम दे देंगे। मैं केवल सवाल उठाना चाहता हूँ जो हाँ हाँ सवाल बताइए। कुछ लोग कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेंडमेंट उसमें अमेंड हो सकती है जो आप बोल रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे ज्यादा आप सवाल बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है जो आपने बोला चंडूनी और उसके टकैत के बारे में, तो ये साजिश का आप भी शिकार हुए हो जो सरकार की थी कि उसको स्टैब्लिश करना वो है, तो वो क्वेश्चन किसान लीडर के तौर पर स्टैब्लिश करना है, वो कर गए। चंडूनी और जो टकैत नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात नहीं है कि कोई नहीं बोला। कोरोना के दौरान हम लोग कितनी गिनती में गए और यही बोलते रहे कि कोरोना सरकार का फायदा हुआ, डरो मत, आओ हमने वैक्सीन ली और बोले। मैं भी जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि कोई नहीं बोला, हम लोग बोले। देखिए सिर्फ आप नहीं बोले, ये सब भी बोले होंगे और बहुत सारे बोले थे। जो किसान आंदोलन में किसान बैठे हुए थे, वहां जो किसान बैठा था वहां बैठा हुआ हर किसान यही बोल रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं यहां नहीं बोले कि कहां नहीं बोले, मैं जो ये तो सवाल ही नहीं था, ये तो पॉइंट ही नहीं था। मैं ये कह रहा था, सिर्फ कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इस पर कौन बोला है? पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ही कम से कम हमको तो 3 दिन लगते हैं साहब, ताकि तब कल से पूरा दिन से बोल रहे हैं ना जी आपके सामने, चीजें एक एक करके जुड़ रही हैं, वो एक एक करके जोड़ने का समय हमारे पास कहां है? हमको तो 10 मिनट में, हमको तो जब भी हम किसान संगठनों के भाषणों देने के लिए जाते हैं ना जी उनके स्टेज पर, वो कहते हैं 5 मिनट हैं, तो हम तो हाथ जोड़ देते हैं। 5 मिनट में बात समझा नहीं सकते, चेहरा हमको बनना नहीं है, नेता हमको बनना नहीं है। बात समझाने लायक अगर हमारे को टाइम नहीं मिलेगा तो हमको जरूरत नहीं है आपके स्टेज की, हम स्टेज के भूखे लोग नहीं हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, बात समझाना इंपॉर्टेंट है ना जी, अपने लोगों को समझाए बिना उनको अगर हम लोग साथ लगा लेंगे तो रास्ते में बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि हमने तो इनवाइट किया है अभी सारे किसान लीडर्स को, करनाल अभी बुला रहे हैं हम जींद में, जितनी खाप पंचायतें और जितने किसान संगठन है सबको पूरा दिन बैठने वाले हैं। मेरे सामने समस्या क्या आई, मेरी टीम के साथी हैं किसान लीडर विकास सिसर, आप जानते होंगे विकास सिसर, किसान संघर्ष समिति से, है ना। अब विकास भाई कहने लगे कि अगर आप किसान नेताओं को बुलाएंगे तो उनको बोलने का मौका भी देना पड़ेगा। मैंने बोला हम ये बोलने का मौका देने वाला तो पॉइंट ही गड़बड़ है, हम तो पहले उनको ये बताना चाहते हैं कि भाई ये लड़ाई है, उसके बाद आप जहां कहोगे वहां बोलने का मौका दे देंगे आपको।
लेकिन अब अगर मान लो किसान नेता ही हमारे पास इतने हैं कि 3-3 मिनट भी देंगे, 5-5 मिनट भी, तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं होगा, सिर्फ यही होगा ना, सरकार गिला दो, इस बार सरकार नहीं बननी चाहिए, ये इन्होंने तो नाश कर दिया, इन्होंने तो एमएसपी लेनी चाहिए, अब की बार तो किसान लेके मानेगा, अब हम जाग चुके हैं, वही होगा ना भाषण में तो जो चलता है। वो तो हमको मालूम है भाषण में किस किस के टाइप का कौन सा भाषण है, वो सबके उठा के देख लो, उनको वही सब बोलना आ रहा है, वही सब बोलते हैं बेचारे, वो उनका रटा रटाया भाषण है। तो वो बोलते नहीं फिर भी सम्मान देना पड़ेगा, तो टाइम से सम्मान होगा, बट टाइम से होगा तो फिर एक काम कर लेते हैं, 5-4 संगठन जो इकट्ठे होते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव दे दो, आप बोल लो सम्मान देके। लेकिन असली कहानी क्या है कि हम किसान नेताओं को पूरी बात समझाना चाहते हैं कि भाई तुम्हारे किसानों के साथ पूरा षड्यंत्र ये है, और अगर सच में लड़ाई लड़ना चाहते हो तो ये लड़नी पड़ेगी। आज कल उसके लिए लड़ रहे थे, अब एमएसपी के लिए लड़ोगे, कल तीसरे के लिए, चौथे किसी के लिए, किसी ना किसी आंदोलन में दंगा करवा के हमको दंगा ही बना देंगे ये। फिर आज समाज जो हमारे साथ खड़ा है, कितनी बार निकलेगा आपके साथ ये? पिछली बार निकल गए थे उतने जोश के साथ, दोबारा नहीं निकलने वाले ये, तीसरी बार बिल्कुल नहीं निकलने वाले, चौथी बार तो हमको ही लठ बजेंगे जो उनसे आंदोलन में निकलने के लिए बोलेंगे, क्योंकि कंक्रीट कुछ नहीं निकल रहा। कंक्रीट चाहिए अपने को, असल चाहिए कि एक एक मुद्दे को उठा करके लड़ेंगे, मुद्दे तो इतने सारे हैं, तो वो मुद्दा क्यों नहीं उठाएंगे आप? जो अब रोडवेज में नौकरी कर रहा है वो किसान का बेटा नहीं है क्या? जो आर्मी में अग्निवीर था वो किसान का बेटा नहीं थे? कहां थे किसान संगठन जब अग्निवीर बनी? अब किसान को ही लठ मरने वाले हैं ये अग्निवीर इधर को, जब ये साइलोज के बाहर खड़े होंगे ना बंदूक लेकर के, जब अनाज की, जब अभी बीज भी नहीं मिलने वाला है, उस टाइम पे हम असल में क्या हो रहा है, हम लड़ाई के टुकड़ों में लड़ रहे हैं असल में। और इसीलिए हम किसान संगठनों को सबको बुलाना चाहते हैं कि आप बैठिए, 19 नवंबर की जो रैली हम कर रहे हैं, आप किसी रैली में जाएंगे, हम अपना दल बल लेकर के आएंगे, आप अपने दल बल के साथ एक बार हमको सपोर्ट में खड़े तो होइए। तो जो आपका पहला सवाल था ये था, ये नहीं था कि कोई नहीं बोला, आप बोले, वो मुद्दा था। सेकंड क्वेश्चन आप मुझे बताइए आपका। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੋਟ ਛਪਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਨੋਟ ਛਪਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹ ਤੈਅ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਛਪਦਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਕੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ छोटा सवाल है भी नोट शब्द आती है आधार की है। देखिए आपका नाम सरदार जी? हरनेक सिंह। देखिए मैं सरदार जी आपको एक बात बताता हूं, और यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, आज तक कभी भी कहीं भी अगर मेरी मुंह से गलती से कुछ निकला होगा तो निकला होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी कर्ज माफी शब्द तो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। अब आप सवाल पूछ के आप उधर लग गए। नहीं जी, सुन नहीं रहे आप, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी सुनना होता है। तो इनको तो अलग से बैठ के समझा देंगे ना। अब जब मैं बोल रहा हूं तब वो सुन ही नहीं रहे हैं ना जी। ना ऐसे नहीं करता मैं कंटिन्यू, थोड़ी मैं वेला थोड़ी आया घर से खाम खाई, ऐसे थोड़ी आप काम पे लगे, आप अपने काम में लगे पड़े हो। नहीं जो धन्यवाद, बहुत मेहरबानी दर्शन देंगे जी। जो मजबूती होनी चाहिए थी ना, ऐसे टूटती है वो। शाम को मिल लेंगे, आराम से मिल लेंगे। अब टाइम ही नहीं है जब उनके पास सुनने के लिए, तो फिर खाम खाइयो थोड़ी ना होता है, अलग मीटिंग कर लेंगे। किसकी? हाँ अब ये देखना कि 3 मिनट में ये बात कैसे समझाएंगे हम आपको। ना कोई बात। देखिए इनके सवाल का ही जवाब दे देते हैं पहले आपको, और फिर आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये क्या सीन है। इनका सवाल था
हरनेक जी का कि नोट छपता कैसे है, एक ये बता दो, और दूसरा था कर्ज माफी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। तो मेरे ख्याल से माफी तो हमने किया ही नहीं, और ना ही हम अपने किसी साथी को माफी शब्द इस्तेमाल करने, हम बोलते हैं कर्ज चुकता, कर्ज अदायगी, कि आपका कर्जा हम चुकता करेंगे। यही लाइन बोली ना कि यदि आपका कर्जा जनता सरकार मोर्चा चुकता कर दे तो अब तो आप अपने समाज को बचा लोगे ना, हमने यही बोला। तो इसलिए चुकता होगा, माफ नहीं होगा, पहली बात ये। हां, माफी शब्द मैंने इस्तेमाल किया था तब जब मैंने ये कहा था कि पहले भी किसानों के कर्जे माफ हुए हैं, वो मैंने पिछला बताया था। उस टाइम पे किसान माफी मांगता है, गलती हो गई जी माफ कर दो, कर्जा ले लिया गलती हो गई माफ कर दो, वो सब नहीं। अब आपको छपाई वाली बात पर आते हैं कि नोट कैसे छपता है। नोट छपेगा धन के बदले, ये आपको ध्यान रखना है। नोट छपेगा, बोलते जाइए बस आप, नोट छपेगा धन के बदले। और धन क्या है, अब आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। है धन, समझिए क्या है। धन है पशुधन, जहां भी चीजें पैदा होती हैं, जहां भी चीजें पैदा होती हैं, जहां भी उत्पादन होता है, वो धन है। बस ये ध्यान रखना, समझ गए जी। जहां भी चीजें पैदा होती हैं, जो भी उत्पादन होता है, केवल वो धन है। वो क्या क्या है?